Hello, my dear friends. Welcome to Think Like UPSC. Our today's topic is Industrial Revolution. Before starting this Industrial Revolution, I would like you to request kindly go and watch the time frame and time duration of the world history which I posted earlier. So, after this, let's dive deep into this इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. व्हाट इज़ बेसिकली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, हुआ क्यों था, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या रीजंस थे, कहाँ सबसे पहले. वैसे भी लास्ट वाले लेक्चर में आई कवर्ड इट ब्रिटेन एंड यूएसए, बट अब हम इसको डेप्थ में देखते हैं सो दैट इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है वी आर एबल टू आंसर इट. और यहाँ पे हम इसी वाली सीरीज़ में, इस वाले लेक्चर में ही इटसेल्फ वी विल बी इवन डूइंग 1 PYQ और एटलीस्ट 2 PYQ तो करेंगे सो दैट इससे रिलेटेड हमें ना पता लग जाए कि हम आंसर भी कैसे लिखेंगे, टॉपिक जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कैसे है. आई एम नॉट सेइंग यू कि आपने फर्स्ट डे ऑनवर्ड आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है, नो, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए क्या इनपुट्स डालोगे, जो आपने टॉपिक पढ़ा है वो आपने थॉरोली प्रिपेयर किया है कि नहीं. दैट्स ऑल. My here, why I after teaching a particular topic I generally provide 1 PYQ. Reason behind that is that you are just to analyze that whatever we have studied, that's going on a right track. That's it. सो व्हाट इज़ बेसिकली, हम ना वर्ल्ड हिस्ट्री लेते हैं या फिर सोशोलॉजी लेंगे या फिर इकोनॉमिक्स लेंगे, इवन कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं तो हर चीज़ में ना उसको डिफ़ाइन करने की, सबसे पहले कुछ भी आता है उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करो. तो डेफिनेशन अगर आपको क्लियर होगी ना, तो कुछ नहीं भी आता होगा ना क्वेश्चन में, एटलीस्ट डेफिनेशन के बेसिस पे ना आप उसको ना आंसर को अपने आप से, अपने वर्ड को दे सकते हो, उसको अपने वे से फ्रेम कर सकते हो. कई बार हो जाता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ हम ना अपनी, अगर हमें कुछ मीनिंग ही नहीं पता, उस वर्ड की पर्टिकुलर मीनिंग ही नहीं पता, हाउ विल यू एनालाइज इट, के लिखोगे क्या, क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए बोल दिया बट यू डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दैट. तो दिस इज द रीजन वाई आई से फोकस ऑन द डेफिनेशन. तो यहाँ डेफिनेशन क्या बोलती है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, सबको पता लग रहा है इस वर्ड इट सेल्फ से, मतलब किसी तरह का कोई रेवोल्यूशन आया है कहाँ पे, इंडस्ट्रीज में. तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है, जब भी रिवॉल्यूशन क्या होता है, जब भी कभी रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन. अगर रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन, अब अगर हम बोले पॉलिटिक्स में आ जाए तो पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन हो गया, एजुकेशन में आ गया तो एजुकेशन रिवॉल्यूशन हो गया. सेम वे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, यहाँ पे रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन होता है जहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाता है. ब्रिटेन में अराउंड 1760 आता है. कब आता है, 1760. एंड शिफ्टिंग फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट से मशीन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे हम शिफ्ट होने लगते हैं, सपोर्टेड बाय साइंटिफिक इनोवेशन, कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट एंड कोलोनियल रिसोर्सेज. ठीक है, अब ओरिजिन इसका टाइम फ्रेम का क्या है, फर्स्ट रिवॉल्यूशन हमारा आता है यहाँ पर 1760 से लेके 1840 और ब्रिटेन में. सेकेंड हमारा आता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये यूएसए एंड जर्मनी में 1870 से लेके 1914 तक. इसके फीचर क्या है वो देख लेते हैं, क्योंकि एग्रेरियन इकोनॉमी जो हमारी पहले क्या था, शिफ्ट फ्रॉम द एग्रेरियन टू द इंडस्ट्रियल इकोनॉमी होगी. इससे पहले हमारी कैसी थी, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, अभी भी मेजोरिटी एग्रीकल्चर बेस्ड है, बट हम फिर भी ना इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ में शिफ्ट हो चुके हैं. आई एम नॉट सेइंग वी हैव कंप्लीटली मूव्ड ऑन फ्रॉम द एग्रेरियन इकोनॉमी टू द इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, ऐसा नहीं है, बट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ हम यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं. ठीक है, अब मैकेनिज्म कहाँ हो गया, ऑफ टेक्सटाइल एंड आयरन इंडस्ट्री की तरफ फोकस किया, क्योंकि आयरन इंडस्ट्रीज कैसे, क्योंकि अब जब हम मशीन बनाएंगे तो आयरन की ज़रूरत है. आयरन इज द कोर थिंग, कोर मेटल है जिससे सभी मशीनरी उसी के ऊपर डिपेंडेंट होती है. इधर यू टॉक अबाउट द स्टील और डिफरेंट कार टूल्स एंड ऑल, तो वो सब आपका आयरन के ऊपर ही बेस्ड है. तो टेक्सटाइल एंड आयरन इंडस्ट्रीज हो गई हमारा. यूज़ ऑफ स्टीम पावर एंड कोल मशीन्स हो आ गई. ठीक है, अर्बनाइजेशन हमारा ग्रोथ होने लगी, अर्बनाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री सिस्टम एंड क्रिएटिंग अ वेज लेबर एंड क्लास डिवीजन. यहाँ से हमारा वेज लेबर एज वेल एज क्लास डिवीजन स्टार्ट हो जाता है. ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस हमारी स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे कोलोनियल एक्सप्लोरेशन हुआ. अब ये ब्रिटेन में ही सबसे पहले क्यों आता है, उसका रीज़न देखते हैं हम पहले कि वाई ब्रिटेन में, वाई नॉट इन इंडिया, वाई नॉट इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और वाई नॉट इन अदर पार्ट ऑफ द ग्लोब. इन ब्रिटेन में ही क्यों आता है, क्योंकि ब्रिटेन ना यहाँ पे ना मेजोरिटी उस टाइम पे ना सबसे ज़्यादा रिच था. ब्रिटेन एक ऐसी सोसाइटी, ऐसी कंट्री थी जो बहुत ही अबेंडेंट ऑफ रिसोर्सेज था, साइंटिफिक टेम्पर था वहाँ, वो नहीं था आपका लाइक
स्टीरियोटाइप सोच नहीं थी उस तरह की। तो साइंटिफिक टेम्पर था, अबंडेंट रिसोर्सेज था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। बाकी जगह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या बार बार ऊपर नीचे होती रहती थी। कैपिटल एंड बैंकिंग था, बिकॉज यहाँ पर फॉर्मल सेक्टर, कैपिटल, बैंकिंग, काफ़ी क्रेडिट फैसिलिटी काफ़ी अच्छी थी। कॉलोनियल एम्पायर था। तो अब देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि कोल एंड आयरन एसेंशियल होते हैं मशीनरी के डेवलपमेंट के लिए, तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अबेंडेंट क्वांटिटी में था। इन्वेंशन किसका होता है, क्योंकि साइंटिफिक अप्रोच होती है तभी तो इन्वेंशन हो पाती है। अगर इफ़ यू डोंट हैव अ साइंटिफिक अप्रोच, हाउ विल यू इन्वेंट न्यू मशीनरीज। तो साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक टेम्पर इज नीडेड। Next, stable government protection of property right and all, this was possible. Strong credit system and the availability of the capital. अगर आपको कंपनी खोलनी है, for what that you need a lump sum amount of cash or lump sum amount of capital. Who will lend you? There should be some lender. So यहाँ पे बैंकिंग काफ़ी हायर लेवल पे था, बैंकिंग सेक्टर इन्वॉल्व था। नेक्स्ट, इंक्रीज फूड एंड प्रोडक्शन ऑफ द फ्रीड लेबर फॉर द इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, रॉ मटेरियल फ्रॉम द कॉलोनीज एंड द कैप्टिव मार्केट, बिकॉज ये लोग क्या करते थे, डिफरेंट कॉलोनीज पे रूल करा इन्होंने, इंडिया पे भी रूल किया था। तो दैट वॉज कि यहाँ से ये वो रॉ मटेरियल लेके अपनी कंट्री लेके गए और वहाँ पे उन्होंने मैन्युफैक्चर, तो इनके पास में बल्क में रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल की कोई समस्या नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नेक्स्ट, सेक्टर्स एंड की इन्वेंशन एंड कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। मेजर इन्वेंशंस क्या हैं इनके एंड सेक्टर्स में। जब हम टेक्सटाइल की बात करते हैं तो टेक्सटाइल में क्या इन्वेंशन आता है, की इन्वेंशन आता है स्पाइनिंग जेनी एज वेल एज पावर लूम, और ये किसने किया था, जेम्स हारग्रीवेज एंड कैटराइट ने। नेक्स्ट हमारा एनर्जी आता है, स्टीम इंजन आया था यहाँ पे, जेम्स वॉट ने किया है, सबको पता होगा, क्लास काफ़ी केजी की जीके एंड ऑल में सबने पढ़ा है। मेटलरी, कोक बेस्ड आयरन स्मेल्टिंग आ जाती है, अब्राहम डार्बी। एंड ट्रांसपोर्ट, रेलवे एंड स्टीमशिप, ये सबको पता होगा, जॉर्ज स्टेफनसन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्प्रेड कैसे बढ़ता है। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो आ गया, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरह से बढ़ता है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, किस तरह से फैलता है, इसको देखते हैं। सबसे पहले बेल्जियम में स्टार्ट होता है ये। बेल्जियम में आपका अर्ली 1800s में आता है। एंड फर्स्ट रिवॉल्यूशन आफ्टर ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन के बाद में फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइज आती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर आता है ब्रिटेन में, आफ्टर ब्रिटेन में, बेल्जियम में। नेक्स्ट फ्रांस में आता है 1830 से लेके 1840s तक, स्लो ड्यू टू द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि फ्रांस में क्या था, बार बार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हम यहाँ पढ़ेंगे। जर्मनी में 1870 ऑनवर्ड से लेके रैपिड आफ्टर यूनिफिकेशन एंड स्ट्रॉन्ग इन केमिकल एंड स्टील में। यूएसए 1850 ऑनवर्ड, जहाँ पे रेलवे आती है, मास प्रोडक्शन होता है, लार्ज डोमेस्टिक मार्केट इनको मिल जाती है। नेक्स्ट, जापान में 1870 में, क्यों लार्ज डोमेस्टिक, क्योंकि यहाँ पे इसने सैंक्शन लगा दिया था यूएसए में, ब्रिटेन ने, कि आपको अगर बाहर करना है तो डेफिनेटली यू हैव टू पे एक्स्ट्रा टैक्स, जैसे इंडिया के साथ में भी किया था, अगर आपने बाहर करना है एक्सपोर्ट तो यू हैव टू पे मोर टैक्स। ठीक है। मेजी एरा, यहाँ पे स्टेट लेड मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्सटाइल फोकस। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते हैं पहले। हर चीज़ का ना सबसे पहले पॉजिटिव आउटकम देखेंगे। जैसे हम ना किसी हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई दोस्त है तो उसके ना पॉजिटिव साइड देखो, नेगेटिव साइड लेटर ऑन देखते हैं। तो सेम वे में हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, वहाँ पे भी सबसे पहले उसका ना पॉजिटिव इम्पैक्ट देखो, उसके बाद नेगेटिव चीज़ देखो, और उसके बाद उसकी नेगेटिविटी को सुधारने की, जब हम आंसर लिखते हैं तो नेगेटिविटी उसमें सुधारते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस किस तरह से देंगे। पहले हम बताते हैं अच्छी चीज़ें कि सामने वाले को इम्प्रेस हो जाए, दूसरा बताते हैं हम नेगेटिव चीज़, हाँ ये तुम्हारी गलत चीज़ें हैं। अब हम अगला बताते हैं वे फॉरवर्ड, बताते हैं भाई तुम ये इसको हटा के ना तुम ये कर सकते हो। ठीक है, दैट्स ऑल वी अटेम्प्ट द आंसर। तो सेम वे में मास प्रोडक्शन एंड द चीपर गुड्स, राइज ऑफ कैपिटलिज्म, मिडिल क्लास यहाँ पे राइज होने लग जाती है, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इंक्रीज होती है, एंड राइज इन ट्रेड एंड कॉमर्स इंक्रीज हो गया। ठीक है, दीज वर द बेसिक पॉजिटिव आउटकम थे इकोनॉमिक इम्पैक्ट में, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट में। और नेगेटिव आउटकम क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा होने लगा, स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन का, एंड राइज ऑफ स्लम ड्यू टू अर्बन माइग्रेशन होगा तो स्लम एरिया इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, डी स्किलिंग ऑफ आर्टिशंस के पास में काम ही नहीं बचा, बिकॉज नाउ अब कोई नॉर्मली कॉस्टली गुड्स नहीं खरीदेगा, बिकॉज मशीनरी गुड्स आर अवेलेबल एट द चीपर प्राइस। कोलोनियल डिपेंडेंसी को, इनकी कोलोनियल डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गई। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज, और कॉलोनीज में जैसे इंडिया में भी उस टाइम पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज काफ़ी डाउन चली गई थी, अभी भी रिवाइव करने की कंडीशन पे ही है, अभी रिवाइव नहीं हुई है कम्प्लीटली।
रेस्पॉन्सेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस क्या है, अब इसमें क्या है, सोशल थॉट्स हमारे क्या हो सकते हैं। कार्ल मार्क्स एंड ये थिंकर हैं दो, जिन्होंने क्लास स्ट्रगल पे वो डिटेल्स दी थी। एंड ट्रेड यूनियंस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज रेजिस्टेंस ऑफ एक्सप्लॉटेशन कंडीशंस आ गई थी यहाँ पर, बिकॉज ट्रेड यूनियन आती है तो डेफिनेटली वो कंटिन्यूसली इकट्ठा होकर, जैसे आपने कभी दिल्ली में भी, अगर इफ़ यू आर स्टेइंग इन दिल्ली तो आपने ट्रेड यूनियन स्ट्राइक एंड ऑल आपने न्यूज़ में सुना होगा काफ़ी। फैक्ट्री एक्ट्स, जिस टाइम पे दुकानें वगैरह सारी बंद हो जाती हैं, लाइक एवरीवन इज ऑन स्ट्राइक। रेगुलेशन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड चाइल्ड लेबर लॉज, तो यूटोपियन सोशलिज्म में आपने ओन कर रहा है, फोरियर एडवोकेट करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को। तो इम्पैक्ट क्या है ऑन कॉलोनीज पे, डिफरेंट जैसे इंडिया के एग्जांपल लेते हैं। इंडिया में जो होता है ना, इंडिया बिकेम अ सप्लायर, टर्न इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, जिसमें कॉटन और इंडिगो इंडिया ने काफ़ी बल्क अमाउंट में हमेशा सप्लाई किया यहाँ पर। और इसकी वजह से क्या हुआ, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और आर्टिशन क्लास पूरी तरह से डाउन फॉल हो गया उनका। नेक्स्ट, रेलवे बिल्ट फॉर द कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन, रेलवे इन्होंने इंडिया में बनाई, सभी जगह कनेक्ट किया, बट फॉर व्हाट, फॉर द कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन, अपने मतलब के लिए बनाया था। अब ये मत बोलना कि ये हमारे लिए बेनिफिट था, हाँ रेलवे ज़रूर लेकर आए थे ये, पर हमारे लिए इसका बेनिफिट नहीं, अपने पर्पस से लेकर आए थे, अपने काम के लिए। ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ था, जहाँ पे दादा भाई नेहरू जी ने अपनी एक थ्योरी में लिखा है ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ है। लाइक ये क्या करते थे, इंडिया से इन्होंने गुड्स खरीदे, रॉ मटेरियल, ठीक है, अपने यहाँ ले जाके मशीनरी से बनाए कपड़े एंड ऑल, इंडिया में आके वो सेल किया। तो उससे क्या हुआ, डबल, दो बार हमसे पहले पैसे, हमसे बहुत ही कम अमाउंट में दे बॉट अ रॉ मटेरियल फ्रॉम अस, देन मैन्युफैक्चर किया, फिर उससे डबल प्राइस में हमें बेच दिया। तो इससे क्या हुआ, इंडियंस का लॉस हुआ। और फोर्स डिपेंडेंस हो गया ऑफ ब्रिटिश गुड्स, और हमारी डिपेंडेंसी ना फोर्स्ड थी ब्रिटिश गुड्स पे। नेक्स्ट हम इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, ये 2020 का क्वेश्चन है। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पेव्ड द वे ऑफ द मॉडर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज, डिस्कस करते हैं इसको। पहला हमने जो जितना ये ना, इतनी सी नॉलेज चाहिए आपको इस क्वेश्चन को डील करने के लिए। अभी हमने सारी नॉलेज ले ली, अब इसे देखते हैं आंसर कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगेन होता है ब्रिटेन में, यही पढ़ा है हमने, मिड 18th सेंचुरी में। वॉज अ पीरियड ऑफ अ प्रोफाउंड टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, हमने देखा यहाँ पे। इट replaced क्या, एग्रेरियन, बेसिकली ट्रेडिशनल एग्रेरियन इकोनॉमीज एंड मशीन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, इंट्रोड्यूस्ड मास प्रोडक्शन एंड गेव राइज टू द न्यू फॉर्म ऑफ अ लेबर एंड कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे इन दीज ट्रांसफॉर्मेशन लेड द फाउंडेशन ऑफ फॉर द मॉडर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दैट थ्राइव ऑन अ प्राइवेट ओनरशिप एंड कम्पिटिटिव मार्केट्स एंड प्रॉफिट मोटिव्स, ठीक है। हाउ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पेव्ड द वे ऑफ कैपिटलिज्म, किस तरह से, इमरजेंसी ऑफ अ फैक्ट्री सिस्टम, यहाँ पे प्रोडक्शन शिफ्टेड फ्रॉम द स्मॉल स्केल आर्टिशन वर्कशॉप टू द लार्ज स्केल फैक्ट्रीज। अगर आप कभी लाख की चूड़ियाँ वगैरह आपने देखी होगी, कोई चैप्टर वगैरह भी पढ़ा होगा, हिंदी में काफ़ी चैप्टर्स हैं बुक में, क्लास से 6 से लेके 12 तक का। और इवन इफ़ यू हैव बीन टू राजस्थान तो आपने देखा होगा वहाँ पे ना लाख की चूड़ियाँ बनती हैं काफ़ी। तो ये क्या, छोटी छोटी दुकानें होती हैं, तो वो छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं ना, तो वो छोटे छोटे क्राफ्ट आर्टिशंस हैं। तो इन सब का जो स्मॉल स्केल बिजनेस था ना, वो पूरी तरह से कोलैप्स कर दिया, बिकॉज आर्टिफिशियल चीज़ें आती है। अब फिरोजाबाद इज़ लाइक काफ़ी वेल नोन फॉर लाइक बेंगल इंडस्ट्री एंड ऑल। तो अब जिस तरह से अब क्या मेटल की चूड़ियाँ आने लगी, तो वो इंडस्ट्री ना धीरे धीरे करके ना डाउन होती जा रही है, अब इतनी प्रेवलेंस नहीं रही। अब मेजोरिटी ऑफ द इवन वुमेन्स, लाइक वी टॉक अबाउट, आई एम ऑल्सो वुमेन, तो बेसिकली मैं भी नई चूड़ियाँ पहनती हूँ नॉर्मली, नहीं पहनती हूँ मैं, तो आई डोंट लाइक इट पर्सनली। बट ये क्या है, इस तरह से क्या है, मैं लाइक उस तरह से मैं हटती जा रही हूँ उस सब चीज़ों से। तो आज की मॉडर्न कल्चर में ना हम कम देखेंगे कि वुमेन्स बहुत कम यूज़ कर रही हैं इन सब चीज़ों का, बट हाँ देखने को ओकेजनली मिलता है, जैसे करवा चौथ एंड ऑल पे, तो वहाँ पे आपको दिखेगा। बट इसी तरह से अब ये दिस वॉज अ वन एग्जाम्पल। सेम इस तरह से ना प्रोडक्शन है यहाँ पे उस टाइम पे भी हुआ था कि लाइक शिफ्ट हो गया था, कहाँ से, स्मॉल जो इंडस्ट्रीज थी ना वो कोलैप्स होने लग गई थी। एक सेकेंड, अगला, इनेबल मास प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स टू एट अ लोअर प्राइस एट अ लोअर कॉस्ट इन इंक्रीजिंग सप्लाई एंड प्रॉफिट मार्जिन। जब हम लोअर कॉस्ट पे मास प्रोडक्शन, जब देखो जब हम मास प्रोडक्शन करते हैं तो हम उसको ना कुछ कम प्राइस पे बेच सकते हैं, बिकॉज हमारा ना उस जब हम मशीन से प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब देखो एक चिकनकारी कुर्ता, एक सिंपल कुर्ता 7,000 का आता है, सिंपल एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 7,000, बट दैट्स ऑथेंटिक वाला, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक चीप वाला
ऑथेंटिक वाला आपको 7,000 के आसपास ही पड़ेगा, उससे कम में नहीं आएगा। तो वो क्या है, हायर कॉस्ट है। वहीं एक मशीन बेस्ड चिकनकारी कुर्ता मिल जाए आपको, मशीन से बुना हुआ, वो बहुत सस्ता पड़ जाता है, वो 250 में मिल जाएगा आपको। तो इससे क्या हुआ कि इंक्रीज मशीन बेस को करने के लिए कितना टाइम लगा, जरा सी दिन में उसने मशीन ने तैयार कर दिया। वहीं एक कुर्ते को पूरा बनाने के लिए आई थिंक 10 से 12 दिन लगे होंगे उसको पूरा कढ़ाई करने के लिए। तो बेसिकली उससे क्या, उसमें मार्जिन कम रहता है, इसमें मार्जिन ज़्यादा रहता है। तो सेम हियर, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को जब मशीन से बनाने लगी तो इनका मार्जिन इंक्रीज हो गया, इनका प्रॉफिट अप चला गया। बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स किस पे डिपेंड करती है, उस पर डिपेंड करती है, प्राइस पे, क्वालिटी, सब कुछ अच्छा मिल रहा है। बस हाथ से बना हुआ की जगह क्या मिल रहा है, मशीन से बना हुआ मिल रहा है। तो नॉर्मली मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या नॉर्मली लोअर क्लास, कोई ना इस चीज़ को वेरी नहीं करता, सबको नॉर्मली पैसे ही चाहिए होते हैं। बेसिकली पैसे, मनी इज द मेन फैक्टर। प्राइवेट ओनरशिप एंड प्रॉफिट मोटिव, यहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पे लैंड, मशीन एंड कैपिटल, हमने GS3 में हमने मेजर वो पढ़ा था कि लैंड, मशीन एंड कैपिटल चाहिए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए, वर हेल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल। यहाँ कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं है, प्राइवेट इंडिविजुअल का रोल है। तो प्रॉफिट बिकेम द सेंट्रल ड्राइविंग फोर्स ऑफ द प्रोडक्शन डिसीजन। अब उसी के बेस पे क्रिएशन ऑफ द वर्किंग क्लास, यहाँ पे प्रोलेटेरिएट यहाँ पे आ जाते हैं, ये आपकी एक सोशियोलॉजी की टर्म है। तो ये आ जाते हैं फ्यूडल and the agrarian workers migrate to the cities and becoming a wage laborer, यह वेज लेबर बन जाते हैं यहाँ पर। और राइज ऑफ अ क्लियर क्लास डिवीजन यहाँ पे आ जाता है, बुर्जोइसिस, कैपिटल ओनर्स एंड प्रोलेटेरिएट, ये वर्कर्स हो जाते हैं। कैपिटल एक्यूमुलेशन एंड बैंकिंग, यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रॉफिट वर री इन्वेस्टेड, इंडस्ट्रियल प्रॉफिट उन्होंने री इन्वेस्ट कर दिया, लैंडिंग टू द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। ग्रोथ ऑफ बैंक्स एंड क्रेडिट इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हो जाता है, सपोर्ट्स द एंटरप्रेन्योरशिप एंड इन्वेस्टमेंट। एक्सपेंशन ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड कोलोनियलिज्म, जहाँ पे चीप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वर एक्सपोर्टेड टू कॉलोनीज, ठीक है, सस्ती वाली। एंड कॉलोनीज बिकेम सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंश्योरिंग कंटिन्यूड कैपिटलिस्ट एक्सपेंशन। इस तरह से कैपिटलिस्ट एक्सपेंशन इस तरह से बढ़ता चलता गया। सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या देखिए, एंकरेज इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस एंड लेजर फेयर इकोनॉमिक पॉलिसीज। नेक्स्ट, स्पार्क मूवमेंट लाइक सोशलिज्म, ट्रेड यूनियनशिप इन रेस्पॉन्स टू द वर्कर्स एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट हमने देखा कि प्रमोट टू द राइज ऑफ डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म एज कैपिटलिस्ट क्लास, जहाँ पे जो होती है ना, जैसे कैपिटलिस्ट क्लास राइज होगी, डेफिनेटली वो स्टार्ट बात करने लगेगी, ये बात करेगी अपने हक के लिए, डिमांड द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो दैट्स ऑल। जैसे कि जब एडुकेशन सभी लोग पढ़ लिख जाएंगे, सरकार से हर कोई क्वेश्चन पूछेगा, तुमने ये ऐसा क्यों किया, ये पहले क्यों नहीं किया, ये लेट क्यों किया है, इतनी लेट क्यों रिजल्ट आया, पहले क्यों नहीं आया, पेपर लीक कैसे हो गया। तो पीपल विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग। तो सेम वे यहाँ पे भी देखने को मिला है। क्रिटिसिज्म एंड काउंटर पॉइंट हम कैसे डालेंगे, कैपिटलिस्ट रूटेड इन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन was also marked by जैसे चाइल्ड लेबर, लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे, हजार्डियस फैक्ट्री कंडीशंस थी, जो आज भी हमें काफ़ी जगह दिखता है, जैसे मेटल इंडस्ट्री में या फिर आपका बेंगल इंडस्ट्री में, यहाँ पे हजार्डियस कंडीशन होती हैं। या फिर जैसे आपका नॉर्मली होता है फैक्ट्रीज़ में, ज़्यादातर इसी तरह से होता है, एक्सप्लॉटेशन होता है। कॉलोनियल एक्सप्लॉटेशन, आजकल नया तरह का एक्सप्लॉटेशन हो गया, वर्क फ्रॉम होम हो गया बिचौटली काफ़ी तरह से। आप वर्क फ्रॉम होम करो, वर्क फ्रॉम होम का कोई टाइम ड्यूरेशन ही नहीं है, कहने के लिए वर्क फ्रॉम होम, बट वर्क फ्रॉम होम इज़ लाइक इट इज़ स्ट्रेचिंग टिल 17 to 18 hours, even of 14 to 15 hours. Like colonial exploitation, especially of countries like India, which faced a deindustrialization, environmental degradation, and the urban slums due to unchecked industrialization. Conclusion कैसे डालेंगे? अब देखो, वही पॉइंट डाले जो हमने ऊपर पढ़े थे, उसके सिवा कुछ भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इतना ही मटेरियल इंक्लूडेड है, इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा डेप्थ स्टडी आपको नहीं करनी है, रामायण नहीं पढ़नी है, महाभारत नहीं पढ़नी है। जाके सिर्फ और सिर्फ आपने सिर्फ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किस लिए हुआ, उसके इम्पैक्ट क्या थे, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, किस तरह से वो इवॉल्व हुई आगे, उससे बेनिफिट किसको मिला, नेगेटिव इम्पैक्ट किस पे गया, इतना ही चाहिए। और इतना कर लिया बहुत है, इतना ही काफ़ी है। By introducing mechanism, production and encouraging capital formation, restructuring labor
एंड इट गेव अ राइज टू द ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम, जो आज की डेट में ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम है, एंड कंपटीशन एंड इनोवेशन एंड प्राइवेट ओनरशिप है ही, तो ये करंट से आपने डाल दिया। एंड दो इट ब्रॉट एक्सप्लॉयटेशन एंड इनइक्वालिटी, इट्स इम्पैक्ट ऑन शेपिंग द मॉडर्न इकोनॉमीज इज बोथ एंड्योरिंग एंड ट्रांसफॉर्मेटिव। ये करंट में भी ट्रांसफॉर्मेटिव अभी भी चल रहा है, जैसे अभी पहले ट्रांसफॉर्मेशन उस तरह से, अब AI एंड मशीन लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अस कि व्हाई वाज ब्रिटेन द फर्स्ट कंट्री टू इंडस्ट्रियलाइज। पहली, ये 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है, PYQ बेस्ड ये है, 2013 का क्वेश्चन है। ये भी ये पूछ रहा है कि सिर्फ ब्रिटेन ही क्यों था जहाँ पे फर्स्ट टाइम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, वो भी हमने पहले पढ़ा है। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। Industrial Revolution, which began in Britain in 1760, marked the transformation of the manual production to the machine-based manufacturing. ठीक है, Britain became the first industrialized nation due to unique combination of economic, socio-graphic and political factors. अब ये देखो हमने ये पढ़ा कहाँ था, look here, ये हो गए सेम है। आप इस तरह चार्ट बना के भी डाल सकते हो, डायग्राम बना के डाल सकते हो, ब्रिटेन बीच में डाल दो, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस साइड में उसके फ्लावर्स लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना दो, दैट ऑल्सो फेचेस मार्क्स। ठीक है, यहां आ जाते हैं नेक्स्ट, फैक्टर्स दैट मेड ब्रिटेन द फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइज अबंडेंट, वही सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए जो ऊपर बताए हैं मैंने। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, ठीक है, crop rotation, enclosure system, and led to the surplus food and freeing labor for the industrial work and ensuring population growth. Post glorious revolution हमने देखा 1688 में, Britain enjoyed the political stability and protection of the property right and support of the business, support for business ventures. Colonial empire and the global trade या rise हो गया, जहाँ पे वेस्ट colonial holding in India, अमेरिका, अफ्रीका प्रोवाइड रॉ मटेरियल से आने लगा, कैप्टिव मार्केट इनको मिली। तो इसके बाद कैपिटल एंड बैंकिंग सिस्टम, यहाँ क्रेडिट सिस्टम एंड ऑल, बैंक ऑफ इंग्लैंड आ गया था इंक्लूडिंग, फैसिलिटेट किया इसने इन्वेस्टमेंट कहाँ पे, इंडस्ट्रीज़ में। साइंटिफिक टेम्पर एंड इनोवेशन, स्पाइन इंजीनियर ऑल मशीनरी डाल दी, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क हमने डाल दिया, डेवलपमेंट ऑफ कैनाल डाला, पोर्ट डाला, लेटर रेलवे एंड ऑल, गुड्स एंड मटेरियल, गुड्स एंड सप्लाई रॉ मटेरियल की एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए। फिर हमने एक कंक्लूजन में डाला, ब्रिटेन अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज नॉट एक्सीडेंटल बट द रिजल्ट ऑफ सिनर्जेटिक, this is a very nice word, synergetic development in agriculture, science, trade and finance. Its first more advanced advantage laid the foundation for the rise of global industrial and imperial power in the 19th century, shaping kya course of world history. This is all for now, for today. Tomorrow we'll do next topic, so till then keep revising. That's all for now. Bye bye, take care and stay healthy. Eat healthy, don't go for junk food now, at least for this monsoon season, because if you stay healthy you will be able to fetch extra productivity from your study hours. Okay, bye bye, take care.